गोल्ड मेडल हो गया, उसका सेकंड का हो गया। जी। तो दुखी हो गया बेचारा। हाँ, कोच ने बोला कि धीरज सिंह एक फोटो तो करवा ले। जी। कहले हटा यार, फोटो करवा लो, और उसके सामने मेरी बेइज्जती करा दी। फर्स्ट टारगेट लॉस्ट, फर्स्ट जी। सेकंड लॉस्ट, थर्ड लॉस्ट। मेरे पैर कांपने लगे। तो एकदम से मैंने अपना को रिलैक्स किया, नहीं सीमा, तुम यहाँ आके मेडल नहीं छोड़ सकती हो। तुम हमेशा रोती रहोगी घर में जब रहोगी कि वो लम्हा कैसे था कि मैंने वहां पे आके मेडल को मिस किया। तो चक दे इंडिया का मुझे डायलॉग याद आया कि ये 70 मिनट जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। और सेम मेरे साथ हुआ कि ये 30 मिनट सीमा लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे। क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक हर एक खेल की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स टुनाइट। भारत जो कि प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का देश कहा जाता है, जहां प्राचीन काल से ही भारतीय समाज पुरुष प्रधान होने के साथ साथ महिलाएं घूंघट की आड़ में पर्दे के पीछे रहा करती थी। इन सबसे परे भारतीय इतिहास को कुछ और ही लिखना था। दो ऐसी भारत की इतिहासकार जिन्होंने लिखा इतिहास जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लोगों को सुनाते हैं। एक प्रेरणा, एक उम्मीद जो कि आने वाली पीढ़ी की आंखों में हम जगाते हैं। दोस्तों, स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से हम आज भारत की एक ऐसी विश्व स्तरीय महिला के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय युग की एक नई सृजनकार हैं। भारत की इस पावन भूमि से सारे विश्व के सामने एक अनोखा शंखनाद किया है। लोगों को, समाज को, देश को, विश्व को एक अलग राह और एक अलग चाह दिखाई है, जिन पर लोगों ने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से लिखा है। फिल्मकारों ने उनके ऊपर फिल्म का निर्माण किया है, लिखा है। और आज हम स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं भारत की अनोखी अलबेली शार्प शूटर दादी जी के साथ, जिनका नाम है प्रकाशी तोमर जी। नमस्कार प्रकाशी तोमर जी। जीत रहो बेटे, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। जी धन्यवाद। कैसी हैं आप दादी जी? ठीक हूँ बेटे। जी, बहुत इंतजार था आपके साथ हम इस कार्यक्रम में जुड़े और आपके साथ बातचीत करें। मौका दिया ईश्वर ने आपके साथ जुड़ने का। आपकी तबीयत कैसी है और वहां पर सब लोग कैसे हैं? तबीयत भी ठीक है बेटे, सब लोग बहुत अच्छे हैं। जी जी खुश। जी। इस समय कोरोना काल का संकट चल रहा है पूरे विश्व पर, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। और हम ईश्वर से ही कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार इस समय सकुशल रहें वहां पर। हाँ, थोड़ी अपने को सावधानी रखें और मुंह का मास्क लगावें, बार बार हाथ धोएं। तो जी थोड़ी सी अपनी सुरक्षा आप ही करनी पड़े। जी वैसे जी जी ठीक है परिवार। जी 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 जी। संकटों का दौर इस समय चल रहा है। आपके साथ बहुत सारे लोग आज हमारे इस कार्यक्रम में और आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। दादी जी, हम आपके जीवन की यात्रा की कहानी को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन आज आपकी ही जुबानी सुनेंगे आपकी यात्रा को। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रकाशी जी आपके बचपन की ओर, जहां पर आपने अपना बचपन बिताया, उसके बारे में कुछ बताएं। बचपन बेटे, बचपन खेल कूद में ऐसे ही बिताया। थोड़ा मोड़ा काम कर लिया नहीं, अपने खेल कूद में ही बचपन बीता। जी और कहीं से गलत गलत काम नहीं करे। जी अच्छे अच्छे में खेल कूद में बचपन बीता। जी और जैसे हो गए, फिर अपने घर का काम करने लगे। जी अपने घर का काम, खेत का, अपना घेर का काम से हमारा था। जी जी। आपके जीवन की जो कहानी है उसमें भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसकी झलक पूरी दिखाई पड़ती है। और आपने जिस प्रकार से पूरे समाज के सामने इस संस्कृति को जिंदा रखते हुए एक नया इतिहास लिखा है, हम सब उसके बारे में जानते हैं। दादी जी, जब आप बचपन खेल कूद के साथ बिताकर जब आपने अपने परिवार की तरफ रुख किया, जब एक नया दौर आपके जीवन में आया, एक अलग परिवार का,
उसके बारे में कुछ बताएं। ससुराल में आ गए। जी 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 बेटी हाँ, ससुराल में आ गए तो पहले ऐसा था कि इतना घूंघट रहता था, जी वो घूंघट नहीं खोलते थे। जी और अपने घर का काम सारा जी संभालते थे। तो जी सभी जिम्मेवारी थी घर के जी काम काज की, वो जी बहुत अच्छे धार निभाया। फिर जी अपना जी खेत का भी काम करया और जी घर का भी करया। जी तो जी अपनी गृहस्थी ने संभाली। जी 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 आपकी गृहस्थी जिस प्रकार से आपने संभाली, खेतों में काम किया, खलिहानों में काम किया, मेहनत की, और जिस प्रकार से आपने मेहनत की, हम सब उसके बारे में जानते हैं। दादी जी, आपका समय काफी कीमती है, लिए चलते हैं आपको सीधे उस पड़ाव की ओर, जिस पड़ाव पर जाकर लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन आपने और आपकी यदि हम कहें एक पारिवारिक बहन, जो एक घनिष्ठ आपका नाता रहा है, उन दोनों ने शूटर की दुनिया में आपने कदम रखा, शूटिंग की दुनिया में आपने कदम रखा, पिस्टल आपने उठाई, उसके बारे में कुछ बताएं। शूटिंग में जो चले, जी शूटिंग में बेटे 60 साल के बाद जी इन सीमा तोमर का, रूबी तोमर का पोतीगन के एडमिशन कराई थी। जी जी पठानों जी का काम था। ये जी न बोली अकेले नहीं जाएंगे हम। जी और मैं साथ चला करूंगी। मैं इनकी साथ जा 2-4 दिन बैठ के देखा। एक दिन मुझे लगन सी लगी, छर्रा मार के देखू। जी वो सही ट्रेन में लग गया। जी कोच कह लगा, दादी प्रैक्टिस करे कर, बहुत अच्छा करेगी। मैं जी कहा नहीं, हमारी विद फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है, कोई मना जी करेगा, कोई कुछ कहेगा। अगली दादी कोई नहीं बताने का थारे घर, जी प्रैक्टिस करती रहो और इनकी गैर लाके छिर्रे चलाती रहो। तो जी बेटे जी ऐसा सीखा हमने तो। जी जी यही जी प्रैक्टिस, जग में पानी ली, प्रैक्टिस कर ली, और इनकी गैर सुबह को गए छिर्रे चला के देखे। जी तो जी जी छुप छुप के जी अपने बड़ू से छुप छुप के, जी उन्हें नहीं पता लगने दिया 1 साल भी। जी तो बच्चे कहते थे थारी माँ कहाँ गई, बच्चों को पूछते थे। नुको आज तो मैं अपने घर गई 2-4 दिन के लिए। कभी जो सांझ लो आगे कहाँ गई, नुको नहीं तो आज कीर्तन में जा रही। जी तो इसलिए छुप छुप के 1 साल बिताया। जी फिर एक मेडल मेरा वो ऐसा बड़ा हो गया था, फिर खुल के खेल लिए। जी तो जी जी उसमें आज मेरी पोती भी कामयाब है। रूबी जी तोमर पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर है, बेटी आर्मी में है। तो मुझे इस बात तो खुशी मिली कि मेरे तो 2 लड़के अपने पैरों खड़ी हो गई और मैं इस जगह पे आ गई। जी 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 दादी जी, जिस प्रकार से आपकी कहानी है, उस कहानी को सब लोगों ने एक बहुत ही अनोखे अंदाज में देखा है। हम शूटिंग रेंज की यदि हम बात करें, आज की शूटिंग रेंज जिस प्रकार से परिवर्तित हुई है, उस जमाने में जब आपने शुरू की थी शूटिंग की, तो फारूक पठान जी की जो शूटिंग रेंज थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फारूक पठान के मकान में रेंज थी। जी उसमें बेटे खर्चे तो जी कुछ थे नहीं, जी लेकिन उसमें इतने बच्चे कामयाब हुए। जी बहुत बच्चे को जॉब लगी। जी कुछ बच्चे आर्मी में है, कितने, कुछ जी नेवी में है, कुछ रेलवे में है। और जी ये लड़की उसी रेंज पे निखरी थी। जी 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 वर्षा है तो वर्षा तोमर है, सीमा है, सीमा तोमर एक और है। ये कई लड़की इसी रेंज तक नौकरी लगी इनकी। जी जी तो इसलिए फारूक कोच था, बहुत अच्छी कोचिंग के था। जी अरे इसी का कामयाब हुए। जी 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 बिल्कुल, फारूक पठान जी की कोचिंग से कई सारे भारत के अनमोल सितारे निकले हैं, इसीलिए हम उनके बारे में भी आपके मुख से जानना चाहते थे। कुछ यादें, कुछ बेहतरीन यादें जो आपके जीवन की रही हैं। आपका जीवन एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बहुत कम समय में पढ़ना समझना उतना आसान है नहीं। तो कुछ अनमोल यादों के बारे में हम आपसे जानते हैं। तो डीआईजी पुलिस जो कि आपसे परास्त हुए उस प्रतियोगिता में, उसकी कुछ यादें बताएं। ये बताना बंद हो गया। दादी जी, हाँ भाई।
आपकी उस प्रतियोगिता जहां पर डीआईजी धीरज सिंह आपसे परास्त हुए, नाराज हुए, उसके बारे में कुछ बताएं। बेटे मैं 1 साल की खेली हुई थी। हाँ मैं तो यार पिस्टल कर रखी थी। जी वो स्पोर्ट पिस्टल का भी था, एयर का भी था, बहुत पुराना शूटर था। जी जी तो मेरी काटागिरी में बुला लिया वो, मुझे जी। तुकला के बाद खिला दी उसके बराबर में। हाँ मेरे हाथ में 32 बोर की दे दी दादी, या चला मैं कुकर चलाऊंगी भाई से। जब 5 गोली भर के मैं एंजिल में, एक चला धर, एक चला धर, मैंने वैसे ही चला दी जी 25 मीटर दूरी पे। तो जी मैच हो गया, मेरा गोल्ड मेडल हो गया, उसका सेकंड का हो गया। जी तो दुखी हो गया बेचारा। हाँ, कोच ने बोला कि धीरज सिंह एक फोटो तो करवा ले। जी कहले हटा यार, फोटो करवा लो, औरत के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। नुको औरत ने बेइज्जती नहीं कराई, या तो 1 ही साल की खेली हुई एयर पिस्टल थे। तू बहुत पुराना शूटर है, स्पोर्ट का भी और एयर का भी। जी तो ये स्कोर ने बेइज्जती कराई, नुको औरत ने नहीं कराई। ये हुई थी बात। जी जी जी। जी दादी जी, और कुछ यादों में यदि हम बात कहें, अलवर की महारानी जी के साथ मुलाकात और उनके महल में बिताए हुए कुछ यादें, उसके बारे में कुछ बताएं। ये सही बताओ वो अलवर की महारानी हमारी टीम में थी बेटा। जी महेंद्रा कुमारी हमारी टीम में रही 2 साल, वो अब खत्म होगी। ये तो उसकी लड़की ने फिर यू बना रोल, जी उसको महल में बुलाए और वो पिक्चर में ये बना रखा। जी हमारी टीम में रही मलवर की महारानी महेंद्रा कुमारी, जी 2 ही साल वह खत्म हो गई थी। हाँ हाँ। जी जी। और दादी जी, उनके महल में जब आप पहुंची तो एक गांव के उस घर से निकलकर महल में जिस चकाचौंध को आपने देखा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेटे ये तो सब बनावटी बात दिखावे, ये शराब पी नू करया, ये कुछ नहीं है ऐसा। जी बस महल में जब गए, उनसे मिले, मुलाकात हुई, यही हुआ जी और जी कुछ जी नहीं हुआ। हाँ। जी जी जी। दादी जी, जिस प्रकार से आपकी जीवन यात्रा है, उन यात्रा के दौरान आपने गांव को बहुत करीब से जिस प्रकार से देखा है, तो मैं हम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उस दौर का गांव और आज के गांव में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। दादी जी, गांव में अंतर किस प्रकार से आया है, उस जमाने के गांव और आज के बदलाव वाले गांव में क्या अंतर आया है। देखो बेटे, ज्यादा गुंडागर्दी होती थी गांव में, जी 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 वो तो जब तक होती नहीं। जी जब तक गुंडागर्दी तो बंद है। जी बहुत बदलाव आ रहा। जी पहले तो अरीब थे, पहले तो अब बहुत बदलाव हुए जी जी कि जी जी लड़की को कोई बाहर नहीं निकलने देते। तो पहली बात तो यह है कि बदलाव इतना आ रहा, अब जी ये गुंडागर्दी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि लड़की को कोई बाहर नहीं निकालना था, जी जी ये जी तो लड़की में बाहर निकाल ली। इसकी वजह से बहुत लड़की बाहर निकली। अब जी बहुत लड़की को जॉब भी मिल गई और लड़की बाहर केली भी फिरती है। इतना जी बदलाव आ गया। जी जी ये जी लड़की बंधन में रहती थी। जी 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 जी। बिल्कुल। दादी जी, कहीं न कहीं ये बदलाव, ये परिवर्तन आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम और आपके द्वारा किए हुए कार्यों से सरकार, देश और पूरे विश्व की नजर आपके गांव पर पड़ी, आपके कस्बे पर पड़ी। तो इसकी जो बदलाव की वजह है वो आप हैं। तो कैसा लगता है ये सब सोचकर, देखकर आपको। बेटा देखो, खुशी तो मिलती है। जी 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 मिला है खूब कि गांव में इतना बड़ा गांव का नाम हो गया, समाज का जी नाम हो गया। तो यूं जी अच्छा लगा, मुझे भी खुशी मिली। जी तो जी गांव पर सबकी नजर है, गांव का इतना बड़ा नाम हो गया तो अच्छा ही तो लगा। जी 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 जी। पूरा विश्व आज आपके गांव की तरफ देखता है, आपकी तरफ देखता है, और विश्व के तमाम बड़े बड़े देशों में आपके नाम का डंका बजता है, चर्चा होती है। तो एक अलग पहचान आपने
अपने गांव की बनाई है। दादी जी, अब चलते हैं आपके उस फिल्म की ओर जो 1 वर्ष पूर्व बनी थी। आप पर पिक्चर बनी थी, आपके जीवन पर पिक्चर बनाई गई थी। जब आपको पता चला आपके जीवन पर पिक्चर बन रही है तो कैसा लगा था आपको? ये तो कैसा भी नहीं लगा, हमें बारा ही नहीं था कि जी पिक्चर कैसे बने कैसे नहीं। हमारे को जी तो वहां बम्बई बुलाया गया, ये सभी पता है। ये लड़की थी के सीमा तोमर, जी इन्हीं सब बताया गया, सब इन्होंने ही बताया कुछ। हम के बताना जाना थे, बिना पढ़े लिखे हमें तो कुछ पता ही नहीं था जी कैसे जी पिक्चर कैसे कुछ के हो। सब डिटेल इनकी दी हुई है, जी सीमा जी तोमर। जी जी जी। और पिक्चर अच्छा लगा फिर, लोगों पिक्चर बनेगी, बस पिक्चर बनेगी, अच्छा ही है, हमें के बारा कैसी पिक्चर बनेगी। और पिक्चर बनी जब आपने देखी तो कैसा लगा आपको दादी जी? जी देखने में बहुत जी अच्छा लगा बच्चे। जी बहुत जी ही जी अच्छा लगा फिर तो। जी 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 देखो खुशी मिली, सब रिश्तेदार आए देखन, जी सब लड़की भी आई, रिश्तेदार और भी आए, तो जी कितना अच्छा लगा फिर तो, बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी। दादी जी, आपने बहुत सारे मेडल जीते हैं। एक ऐसे समय में आपने मेडल जीते हैं जबकि महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया काफी अलग था। अ, अब कैसा लगता है आपको जब लोगों के प्रति लोगों की नजरिया महिलाओं के प्रति एक अलग अंदाज में हो गई है? बेटे महिला तो देख के बहुत दुखी हूँ कि जी हम भी कर लेते। जी महिला को, और हम तो, मैं तो यही प्रेरणा दूं कि गृहस्थी तो सभी संभाले, मैं भी संभाली, जी कि 1 घंटे का टाइम ऐसा काटो, आध घंटे का, जितना अपनी पहचान बनाओ, जी तो मुझे तो अच्छा लगे। जी 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 भी सभी लोग आए, सभी कहेंगे दादी इस उम्र में इतना बड़ा काम करा नो करा, तो मुझे भी अच्छा लगे। जी और जी जी महिलाओं को यही मैं प्रेरणा दूं, मैं कुछ ऐसा काम करो जिसमें अपनी पहचान बनाओ, थोड़ा नाम करो। जी 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 दादाजी, जिस प्रकार से आपने पदक जीते, राष्ट्रपति भवन में आपको सम्मानित किया गया, एक बहुत ही बड़ा सम्मान यदि मैं कहूँ आपको मिला, उस समय कैसे लगा आपको? राष्ट्रपति में मैंने लेटर, ये है लेटर, स्वामी टंगरे, ये जी लेटर भेजे थे। जी जी, देख रहे हैं लेटर हम। भेजे थे, 100 महिला में मैं भी चुनी गई थी, जी जी सौ जी जी महिला सम्मानित करी थी। और जी उनके पास बैठ कर लंच करा था राष्ट्रपति जी भवन में, तो जी बहुत जी अच्छा लगा। जी प्रणब जी मुखर्जी से मिली में, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। और बहुत सारे यदि मैं कहूँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग, क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर, उनके साथ आपकी मुलाकात हुई, उस समय कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा बेटे। ये तो बहुत ही अच्छा लगा। जी जी जी। और सभी एक बड़े बड़े सवाल। लोग, जी 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 सभी बड़े बड़े लोग मिले, तो जी बहुत अच्छा लगा मिल गए। जी ये हीरो तो सब मिल ही रहे बेचारे, बहुत मिल रहे। जी तो और भी बड़े बड़े लोग मिले हैं, तो ये राष्ट्रपति है, एक राज्यपाल गवर्नर है, ये जी अनुपम खेर है, सचिन जी तेंदुलकर है, इनसे मिलकर अच्छा लगा, जी खुशी मिली। जी। और एक सवाल मेरे मन में उठता है दादी जी, तापसी पन्नू जिन्होंने आपका रोल निभाया, उस रोल में जिस प्रकार से उन्होंने जान भरी, मेहनत की, परिश्रम किया, उनके बारे में भी कुछ आप बताएं हमें। देखो बेटे, तापसी पन्नू भूमि पन्नेकर जी 2 महीने मेरे घर पर खाना खाया ही बैठ के। जी 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 अब दोनों ऐसी हो गई थी जैसे मेरे घर की लड़की है, जी जी कोई जी अंतर नहीं रहा था। मेरी जी भाषा, मेरी चाल, सब कुछ जी मेरा ही सीख लिया उन्होंने, मेरा ही पढ़ावा, सब जी कुछ मेरा ही सीख लिया। जी 2 महीने रही यहाँ, जी अच्छा जी व्यवहार है उनका भी। जी जी जी। और दादी जी, जिस प्रकार से आज आपकी एकेडमी है, वहां पर बच्चों को, महिलाओं को, लोगों को जिस प्रकार से आप शिक्षा दे रही हैं अपने एकेडमी के माध्यम से शूटिंग की, उसके बारे में भी बताएं। देखो बेटे, जैसी लड़की है,
लड़की को मैं यही प्रेरणा दूंगी जी कि मैं तो 60 साल के बाद इतना बड़ा काम करा, तुम्हारे जी जी पास तो बहुत टाइम है, जो चाहो कर सकते हो। जी जी तो बच्चों को क्या प्रेरणा दूं मैं, जी और महिलाओं को यह प्रेरणा दूं कि गृहस्थी में भी संभाली, आप भी संभालो, 1 घंटे का टाइम ऐसा कर दो जिसमें अपनी पहचान बनाओ। जी जी तो जी मेरा तो यही प्रेरणा है, यही कहना है। जी 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 दादी जी, जिस प्रकार से आपकी बेटी सीमा तोमर, जिन्होंने विश्व पटल पर काफी नाम कमाया है, आपके आने वाली पीढ़ी और आप अन्य बच्चों को जिस प्रकार से देखती हैं मेहनत करते हुए, पदक जीतते हुए, कैसा लगता है आपको? बेटे बहुत अच्छा लगे, जो बच्चा आगे निकले, नाम कमावे, मुझे जी बहुत खुशी मिले, अच्छा जी लगे। बाहर का भी बच्चा मेडल लावे, उसकी भी खुशी मिले, जी 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 इनकी जी तो मिले ही है। जी दादी जी, हम अपने इस कार्यक्रम में सीमा तोमर जी को भी जोड़ना चाहते हैं। वे यदि आपके बगल में हो वहां पर, तो उन्हें भी आप ले ले हमारे इस कार्यक्रम में, उनसे भी कुछ बातें करेंगे आपके विषय। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सीमा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी जिस प्रकार से आप एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने कि भारत में एक अलग इतिहास लिखा है, लोगों के सामने एक अलग प्रेरणा दी है, शुरुआत जब आपकी हुई आपके जीवन यात्रा की, उसके बारे में कुछ बताएं। जी अगर मैं बात करूं बहुत पहले की, जब मैं सोचती थी, क्योंकि मेरा बचपन क्या था कि मुझे खेल कूद से लगाव था, और मैं पहले एथलेटिक्स में थी, जब स्कूल जी टाइम में थी या बचपन में भी मुझे खेल कूद का ज्यादा शौक था। पर जी कहीं ना कहीं मुझे बचपन से बंदूकों का ज्यादा शौक था। जी 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 क्योंकि अगर हमारे गांव में कोई मेला भरता था या मेरे मामा जी के घर पे, तो मैं कभी जी भी वहां से गुड़िया नहीं खरीदती थी, मैं हमेशा बंदूक खरीदती थी। तो वो एक लगाव था, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे स्पोर्ट्स भी बनेगा आगे कभी फ्यूचर में। तो वो जी बचपन का एक लगाव, शायद वो मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरा फ्यूचर भी बनेगा। तो जी जी ऐसा ही सबके साथ भी होता है, लोगों को पता नहीं चलता एक्चुअली डायरेक्शन क्या है, बट कहीं ना जी कहीं जो चीजें होती है वो उनको खींचती है। तो मुझे जी जी बंदूकें आपस मुझे खींच रही थी कि मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है, मुझे चलानी आनी चाहिए ऐसा। और जी बचपन में मैं अगर बात करूं गांव में, तो जब मुझे पता चला कोई ऐसी एकेडमी है गांव में, और तो मैंने जब घर पे बात करी, तो पहले मतलब फेस एकदम सबके चेंज हो गए कि नामुमकिन वाली स्थिति थी कि लड़की को मतलब कैसे ऐसे ओपन इवेंट में ऐसे किसी के घर भेज के प्रैक्टिस कराना, मतलब एक बहुत बड़ा टास्क था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पहाड़ सा टूटने वाला है घर में कोई, जब मैंने बताया तो फिर हुआ क्या कि मम्मी ने एडमिशन करा दिया, बड़ों से घर में नहीं पूछा, तो शायद इन्होंने इसलिए नहीं पूछा, शायद इनको रिजल्ट मालूम था। जी तो उन्होंने क्या किया, फिर मेरा एडमिशन करा दिया शूटिंग रेंज में, और एडमिशन कराने के बाद मैं 15 डेज मैंने प्रैक्टिस की वहां पे। लेकिन जब जी पता चला घर वालों को कि मेरा एडमिशन हो गया है और मैं शूटिंग जैसी कोई चीज सीख रही हूँ ओपन वहां पे जाके, उन्हें लगा कि वहां का जो है कि माहौल अच्छा नहीं है बेसिकली गाँव का। तो उन्होंने मेरा जो एडमिशन था शूटिंग रेंज का वो कैंसिल करा दिया। तो जी तब मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी इतना मुझे एटलीस्ट एक मौका तो दो। शायद मुझे लगता है कि एक लड़की को या किसी को भी एक मौके की तलाश होती है, चाहे वो पढ़ाई हो या गेम हो। तो जी 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 मम्मी को मैंने बताया, मैं काफी दुखी थी ऐसी। तो मम्मी ने बोला कि कोई नहीं। तो मम्मी फिर हम मुझे और मेरी भतीजों को हम दोनों को छुप के ले जाने लगी। फिर बाद में जी ये चीजें हुई, और उसी में फिर मेरी ताई जी भी जाने लगी, मम्मी जाने लगी, हम सब जाने लगे। तो हम सब जो भी कर रहे थे छुप के कर रहे थे बेसिकली। तो जी छुप के करते करते हम लोगों के ऐसे बेसिक कंपटीशन स्टार्ट हुए, हम वो साथ में खेलते रहे, बेसिक कंपटीशन हम जीतते रहे। और फिर हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि प्री स्टेट, स्टेट, फिर छोटा नॉर्थ जोन, फिर प्री नेशनल, फिर नेशनल, इस तरह से क्वालिफिकेशन चलती रही। जी 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 जब आप राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, तब उस समय क्या कुछ मन में, दिल में, दिमाग में चल रहा था? मैं अगर बताऊं तो मुझे एक खेल और कंपटीशन का डर नहीं था। मुझे एक खुशी थी कि मुझे एक मौका मिला। जी क्योंकि मुझे सबसे बड़ा टास्क उस टाइम पे मौका था कि बस मुझे मौका मिले। मुझे इतना था कि मैं मतलब उसको मैं खेल के जीत लूंगी, मतलब वो कॉन्फिडेंस था, भरा पड़ा था।
बस मुझे मौका था, मैं खुश थी कि आज मैं मतलब जैसे भी जो भी एफर्ट्स हुए घर वालों के, मम्मी के, हमारे, तो एटलीस्ट मैं उसे खेलने आ रही हूँ आज। तो उस मौके की वजह से वो थॉट्स जो मैंने परिवार में मतलब जो जिए हैं, उससे मेरा कंपटीशन का डर निकल गया था। और मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला, मैंने अपने दोनों नेशनल के गोल्ड जीते। और मैं बहुत खुश थी। 2004 में मेरे दोनों गोल्ड थे, 2005 में मेरे दोनों गोल्ड थे, और 2005 में मुझे इंटरनेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट किया गया था, इंटरनेशनल टीम के लिए। जी 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 जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर एक ऐसा कीर्तिमान आपके नाम पर लिखा गया है जो कोई तोड़ नहीं सकता। 2010 के वर्ल्ड कप की कुछ यादें, वो सिल्वर मेडल जो आपने जीता, उसकी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जैसे कि उस टाइम पे दो सेट में थे हम, बहुत ज्यादा ठंड थी, इतनी ठंड थी कि अगर हम लोग कंपटीशन के लिए कमरे से बाहर निकलते तो हाथ पूरे ठंडे हो जाते थे। पर पता नहीं क्यों मुझे तो अच्छा लग रहा था, मैं तो एंजॉय कर रही थी वो लम्हा। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जब ठंड होती है, ठंड होती है, पर इतनी ठंड नहीं होती जितनी बाहर थी उस टाइम पे, या फिर जी जी गर्मी होती है। बट वो मेरे लिए कुछ नया था, मुझे लगा कि मतलब इस लम्हे को मैं मुझे एंजॉय करना चाहिए। जी जी और मेरा प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हुआ। तो प्रैक्टिस होने का मुझे ये एक अच्छा मोटिवेशन मिला कि आज मेरा फाइनल प्रैक्टिस था, कल मेरा मैच है। तो हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए 3 राउंड मिलते हैं। मैंने अपने 2 राउंड चलाए और मैं वापस होटल चली गई बस पकड़ के। मुझे लगा कि बस मुझे अब तीसरा राउंड का रिजल्ट नहीं देखना, जो होगा अब कल ही होगा। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस थी। उसके बाद नेक्स्ट डे, कंपटीशन डे, पूरी ठंड थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2-2 स्वेटर पहने हुए थे, खेल रहे थे, अच्छा खेलती गई, मैं फाइनल में भी आ गई। बस फाइनल में एक चीज जरूर हुई थी मेरे साथ जो मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि उससे पहले मैंने चक दे इंडिया देखी थी। जी तो मेरी लाइफ का वो फर्स्ट फाइनल था। क्योंकि हमारे इसमें इंडियन टीम में क्या होता था, ज्यादा लड़कियों फाइनल की प्रैक्टिस नहीं करते थे, क्योंकि कभी लड़कियां फाइनल में पहुंचती नहीं थी ट्रैप इवेंट में, सीनियर वर्ग में। जी तो ये वो बहुत ही एकदम नई चीज थी कि मैं फाइनल में हूँ। 25 टारगेट्स होते हैं, सिंगल बैरल होती है, मैं शॉटगन इवेंट है ट्रैप बेसिकली। तो जब मैं खड़ी थी तो मेरे पहले 3 टारगेट मैं मिस कर चुकी थी। फर्स्ट टारगेट लॉस्ट, फर्स्ट सेकंड लॉस्ट, थर्ड लॉस्ट। मेरे पैर कांपने लगे। तो एकदम से मेरा मैंने अपने आप को रिलैक्स किया, नहीं सीमा, तुम यहाँ आके मेडल नहीं छोड़ सकती हो। तुम हमेशा रोती रहोगी घर में जब रहोगी कि वो लम्हा कैसे था कि मैंने वहां पे आके मेडल को मिस किया। तो चक दे इंडिया का मुझे डायलॉग याद आया कि ये 70 मिनट जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। और सेम मेरे साथ हुआ कि ये 30 मिनट सीमा लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे। या तो तुम इनमें फाइट करो, या फिर रोते रहना हमेशा। तो जी वो एक एनर्जी दी उस डायलॉग ने मुझे खुद को, और मैंने खुद से टॉक किया था, जैसे कोच से बातें करते हैं, सेल्फ टॉक किया था। और उसका इतनी अच्छी पावर मुझे मिली कि उसके बाद मैं कंटिन्यूस हिट करती चली गई टारगेट, और मेरा सेकंड पोजीशन आया। जी 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 जी। बिल्कुल। वो सिल्वर मेडल जिस प्रकार से आपका आया, पूरा देश आप पर नाज करता है, और आपके मेहनत, आपके परिश्रम और आपकी जीवन यात्रा, आपके पूरे पारिवारिक जीवन यात्रा को सभी ने देखा है। आपने अभी ट्रैप शूटिंग की बात की। आपके जीवन का एक और वो पल है जब आप नॉर्मल शूटिंग से ट्रैप शूटिंग की तरफ आपने सोचा जाने का। वह भी एक बहुत बड़ा फैसला था, तो उस फैसले के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों को ना एक्चुअली पता नहीं होता है कि हमारी लास्ट स्टेज है क्या, अगर हम किसी भी फील्ड में हैं। तो मैंने शुरुआत करी थी जैसे कि एयर राइफल से की। एयर राइफल में बहुत तामझाम होता है, उसका पूरा किट होता है जिसके साथ आप ज्यादा मूव नहीं कर सकते, बेसिकली वो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन जब मैंने एकदम से, एक कंपटीशन था बरेली में, तो वहां पे ये शॉटगन इवेंट भी था। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम, मैंने जबकि वहां पे जब एयर पिस्टल का, एयर राइफल का कंपटीशन जीत भी लिया था, तो दूसरी साइड शॉटगन का कंपटीशन चल रहा था। तो मुझे बूम बूम की आवाज आई, मैंने कहा ये कौन सी बंदूक है, ये कौन सी आवाज है। तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा वाओ ये क्या है, कि नीचे कॉल करते हैं, फोनोपोल सिस्टम है, ऊपर हवा में वो क्ले टारगेट फेंकता है और उसको बंदूक से तोड़ते हैं। जी मैंने कहा वाओ, ये कुछ कंपटीशन है, और मुझे बस इसको कोई खिला दे। जी तो मैं ना चाह रही थी कि बस इसको मेरे को कोई खिला दे और मैं इसको खेलूं और मैं इसको जीतूं। मतलब कंपटीशन को जीतने से मुझे कोई डर नहीं था, मुझे था कि बस मुझे मौका दे। तो जी मैं काफी पीछे रही घर वालों के, क्योंकि जब पता चला कि वो बहुत महंगा गेम है, जी तो ऐसे ही थोड़ा होल्ड पे डालते रहे, पर लेकिन मैं उसके पीछे रही। और
तो मैंने सोचा एक दिन कंपटीशन था मेरठ में, हमें पता चला कि चलो, तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, 5,000 लग रहे हैं, मैं ये इतना बोल रही है, मैं इसको खिला देती हूँ। उन्होंने कैसे भी करके भाई से पैसे इकट्ठे किए, 5,000 रुपए हमने इकट्ठे कर लिए, और वो 5,000 रुपए हमने कंपटीशन के लिए दे दिए। वो डे ऐसा था कि मैंने कंपटीशन डे में ही बंदूक पकड़ी थी किसी की, कंपटीशन डे में ही देखा था कि कैसे उसको चलाते हैं, और मैंने अपना नाम सबसे लास्ट में लिखाया लिस्ट में, यानी कि जो और बच्चे थे वो खेलते जा रहे थे और मैंने लास्ट में दिखाया कि मैं एटलीस्ट उनको देख तो लिए चला कैसे रहे है। हाँ हाँ। और बात ये हुई कि मेरे दोनों मेडल मेरे थे उसमें, गोल्ड लास्ट। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत थी, और मुझे लगा कि मैंने इस चीज से ये भी सीखा है कि अगर आप दिल से इच्छा करो, कि मतलब ना आप दिल से चाहो किसी चीज को, मुझे लगता है वो आपको जरूर मिलती है। जी जी जी, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाह रहा था कि दिल से निकलने वाली आवाज एक अलग दिशा की तरफ अपने आप को ले जाती है, और आपके उन तमाम पदकों को, जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उन पदकों के बारे में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन एक ऐसी यादें 2014 की जिसमें यूएई में आपने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, तो उसकी भी कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। जी बिल्कुल, इवन यूए 2014 में भी मैंने गोल्ड जीते थे। हुआ क्या था कि जो ऑफिशियल ट्रेनिंग थी, ये स्टेज हर खिलाड़ी के हर हर चीजों में आती है। मेरा ऑफिशियल ट्रेनिंग यानी कि फाइनल डे ट्रेनिंग, लाइक कल मैच है और आज का ट्रेनिंग बहुत ही बुरा जा रहा था, बहुत ज्यादा बुरा। जी और मैं कोच को बोल रही थी, वो भी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा था, वो इटालियन था, उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उसने बोला नो नो यू आर ओके, सब ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। बट वो मरहम मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कितने पानी में हूँ आज। कल कंपटीशन का रिजल्ट क्या रहेगा हर खिलाड़ी को कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है, बिकॉज यू नो अपनी अवेलेबिलिटी पता चलती है कि आप किस स्टेज पे काम कर रहे हो। जी तो जी मैं बहुत टेंशन में हो गई, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरा कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, जी जोश की मेरे अंदर कमी नहीं है, वो भरपूर है। तो जी टेक्निकल फॉल्ट को मैंने ठीक करने के लिए वहां पे इवन हमारे इंडियन वर्कर काम करते थे उस शूटिंग रेंज पे, तो मुझे कुछ छोटी मोटी चीजों की जरूरत थी, मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझे ला के दी, मैंने उसमें कुछ थोड़ा मोड़ टेक्निकल ठीक किया। जी नेक्स्ट डे मैच, और मैं बराबर खेलती चली गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं मतलब दोनों गोल्ड मेरे होने वाले हैं, तो मैं जी बस खुल के खेली हूँ और बहुत ही अच्छा खेली हूँ। दोनों गोल्ड जीतने के बाद जब वहां पे झंडा फहराया गया, हमारा जनगण गण गाया गया, तो जी वो लोग मुझे लग रहा है मेरे से ज्यादा खुश थे जो इंडियन वहां पे काम कर रहे थे। जी 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 जी, बिल्कुल। एक खिलाड़ी के लिए भारत का राष्ट्रगान विदेशों में बजना, भारतीय तिरंगे को सबसे ऊपर लहराया जाना, हम सबके लिए गौरव गर्व की बात है। सीमा जी, आपने भारत के कई मैदानों पर इस खेल को खेला है, विश्व के कई देशों में इस खेल को खेला है। इस खेल में आपकी जुड़ी हुई कुछ अच्छी, या यदि मैं कहूँ एक ऐसी यादें जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बताऊं, डोरसेट की ही बात है, 2010। इवन जो ये यूए वाले होते हैं, यूए में इन्होंने क्या किया था, यूके में बेसिकली ये बहुत ही रूढ़ी से लोग हैं, यू नो, मतलब ज्यादा इंडियन को ज्यादा मतलब प्यार करता हुआ दिखते नहीं है, बहुत ही अजीब से लोग हैं। तो जी जैसे कि हम लोगों का कल मैच था, और वहां पे क्या होती है, बिकॉज शूटिंग रेंज टू होटल हम लोगों को बस प्रोवाइड होती है, जी एंड वो टाइम टू टाइम होटल टू रेंज एंड रेंज टू होटल जाती है, उनका टाइम फिक्स रहता है। तो जी हम लोगों का कल मैच है, और हम लोग बस में बैठ गए थे। हमारा एक बंदा नीचे था, वो आ ही रहा था, तो ड्राइवर ने बस का डोर क्लोज कर दिया। जी तो हमने बोला कि आप डोर खोलिए, और हम लोगों का टीम का मेंबर बाहर है। उसने बोला नो, ये टाइम तो खत्म हो गया और मैं इसको ले जा रहा हूँ। हमने कहा हम ऐसे कैसे कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि उसने, हम बैठे रहे, उसने डोर नहीं खोला। अरे वाह। तो इतना गुस्सा आया हम लोगों की, मतलब ये लोग ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर काफी हम लोगों ने वहां पे हल्ला किया कि ऐसे हम लोगों का, बिकॉज ये हमारी इंडिया का सवाल है, एक देश को रिप्रेजेंट करने आए हैं हम लोग, और इस तरह का बिहेव अगर कोई करेगा, हमें लग रहा है कि हमारे देश के साथ इस तरह से चीजें की जा रही है। तो जी हम लोगों ने फिर काफी मीडिया को बुलाया, काफी उस चीज को हाईलाइट भी किया, और मैंने तब ना एक सौगंध सी ली थी कि जीत के तो इसी जगह जाना है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट है कि मेरी जीत में इस चीज का भी काफी हाथ रहा है। मैंने कहा इन लोगों से ही मेडल लेके जाना है, इन्होंने ऐसे बदतमीजी की है, वो वाली चीज। जी जी जी, बिल्कुल। सीमा जी, ये जब हम बातें कर ही रहे हैं देश में विदेश में खेलने का, मौसम, हवाएं,
और अलग अलग देशों का माहौल किस प्रकार से आपके खेल को प्रभावित करता है, या कितना मुश्किल होता है अलग अलग देशों में खेलने पर मौसम हवाओं का रुख? जी, काफी फर्क पड़ता है क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये जो ट्रैप इवेंट है, हम लोगों को ट्रैप करके टारगेट को हिट करना होता है। तो जैसे भी हवा का बहाव होगा वो टारगेट को ऊपर नीचे करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, जो कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर एयर राइफल पिस्टल की बात करें, वो टारगेट स्टिल अपनी एक जगह पे है और एसी कंडीशन रूम होता है, तो उसमें उसको बहुत ही सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। बट इसमें मूवेबल होने की वजह से, यानी कि अगर बारिश है हल्की, तो भी हम लोगों को खेलते रहना होता है। एक ज्यादा लेवल की बारिश हो जाती है तब हम लोगों को बीच में स्टॉप कर दिया जाता है, लेकिन वापस बारिश बंद होने के वापस उसको कंटिन्यूस करते हैं। तो हवा, बारिश, पानी, सब चीजों का मतलब पूरा इफेक्ट पड़ता है। इससे रिजल्ट में भी काफी फर्क पड़ता है। बस ये है कि हर खिलाड़ी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, बट इसका इफेक्ट तो आता है। जी जी जी, बिल्कुल। कई सारे पदक हैं आपके नाम पर, कई सारे कीर्तिमान हैं आपके नाम पर। समय आपका काफी कीमती है। यदि हम कहें, आपके परिवार पर भारतीय फिल्मकारों ने फिल्म बनाई सांड की आंख, उसके बारे में आप भी कुछ थोड़ा सा बताएं। जी, एक्चुअली मैं रात को एक बार बैडमिंटन खेल रही थी, तब मुझे कॉल आया, तो बहुत ही अननोन सा नंबर था। मैंने कहा ये क्या है, तो वो बोले कि हेलो, आप सीमा जी बात कर रही है। मैंने कहा यस, मैं अनुराग कश्यप बात कर रहा हूँ। मैंने कहा वाह। पहले लगा कि कौन अनुराग कश्यप ने। अनुराग कश्यप तो एक ही है, बिकॉज मैं काफी मूवी देखते रहते हैं हम लोगों को जब टाइम भी मिलता है। वो बोले मैंने ये मूवी, मैंने कहा हाँ मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपकी मूवियाँ देखी हुई है और ऐसा। तो बोले थे कि मैं काफी टाइम से आप लोगों का स्टोरी काफी टाइम से देख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के ऊपर मैं मूवी बनाऊं, और आप जो है डिस्कस कर लीजिए फैमिली में और हमें बता दीजिए, मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ। मैंने कहा वाह। मैंने कहा ठीक है, हम लोग बातें कर लेते हैं, और उनको मैंने इस तरीके से हाँ किया था। जी जी जी। और जब मूवी बनकर तैयार हुई, उस मूवी को देखने के बाद आपके परिवार के रिश्तेदारों की क्या प्रतिक्रियाएं थी और कैसा लग रहा था? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा माहौल था। इवन जब ड्यूरिंग मूवी का, जब पूरा प्रिपरेशन चल रहा था, मूवी बन भी रही थी, तब भी बहुत अच्छा माहौल था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारा गांव है, जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा जिला है, हमारा स्टेट है, अब उस चीज जगह को लोग जानते हैं, जहां लोग पहले कोई जानते नहीं थे कि यहाँ कौन है। दो मतलब लेडीज है, बच्चे हैं, बंदूक चलाते हैं, बस इतना ही थोड़ा जानते थे। बट अब उस प्रॉपर उस गांव को, उस घर को लोग जानते हैं कि अच्छा ये शूटर दादी का घर है जहां से शुरुआत हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपने क्षेत्र को ही वो पहचान दिलाना, जहां आप रहते हो, जहां आप काम कर रहे हो, तो वो एक फीलिंग, एक अलग ही फीलिंग होती है जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। जी जी जी, बिल्कुल। और आपके परिवार के बारे में यदि बात करें, बहुत बड़ा परिवार है आपका। और इस परिवार में जब आप जीत कर आती हैं, आपके परिवार के अन्य सदस्य जीत कर आते हैं पदक, तब किस प्रकार से उस पदक का स्वागत, आपका स्वागत, माहौल, जश्न किस प्रकार से होता है? जी, बहुत ही अच्छा था। इवन जब मैं डोर सेट से आ रही थी फ्लाइट में, मैं भी बहुत एक्साइटेड एक्साइटेड थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था हम लोगों को, 15-20 डेज बाहर, उससे पहले कैंप था। तो घर आना और घर पे जब आप मेडल लेके आओ तो वो खुशी दोगुनी हो जाती है। तो मैं सोच रही थी ओ माय गॉड, हम लोग कब लैंड करेंगे, कब। और तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग सब पूरा ढोल बाजे के साथ में, मतलब एयरपोर्ट पे पूरा मेरा गांव से परिवार आया है, गांव के भी लोग आए हैं, मुझे नहीं मालूम था। जब मैं बाहर आई अपना लगेज लेके, तब मुझे जब ढोल की आवाज आई, तो मुझे जब लोग दिखाई दे, मैंने कहा वाह, ये तो बहुत ही अच्छा वेलकम है। तो बहुत खुशी हुई। काफी वहां पे इंटरव्यूज हुए, तो मुझे मतलब लगा कि मुझे बहुत खुशी इसलिए हुई कि मतलब मैं एक गांव की रहने वाली हूँ, और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, कोई मेरे पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था। और मुझे लग रहा था कि आज देखो मेरा गांव मुझे यहाँ लेने आया कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो वो भी एक बहुत बड़ी फीलिंग है अपने आप में। जी जी जी। सीमा जी, आप बहुत अच्छा कर चुकी हैं भारत के लिए, इस देश के लिए आगे भी और अच्छा करती हुई नजर आएंगी। किसी भी माँ बाप को ज्यादा खुशी होती है जब उनका बेटा या बेटी नाम रोशन करे,
आप एक ऐसी महिला हैं जिनके परिवार की यदि हम कहें महिलाएं, आपके बुजुर्ग, आपकी माता जी और आपके परिवार की अन्य बुजुर्ग महिलाएं, उन्होंने देश में विदेश में नाम रोशन किया है। तो कैसा लगता है आपको उनके बारे में या उनके जो बारे में सोचकर जानकर कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं आप? जी, मुझे एक्चुअली काफी अच्छा लगता है। और जैसे कि मैं बताऊं, एक बचपन की एक याद भी है मेरी। जब मैं लेटी रहती थी गांव में, ऐसे खुले छत होती थी, तो जब कोई फ्लाइट ऊपर से क्रॉस करके जाती थी, तो मैं इतना सोचती थी कि यार कैसे होते हैं ये हवाई जहाज, कैसे उसमें लोग बैठते हैं, कैसे उसमें खाते पीते हैं, कैसे घूमते हैं। मतलब वो इतना मेरे लिए सस्पेंस था ना कि मैं सोचती थी यार ये कैसे होता है। तो जब जी जी 2005 में मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में भी बैठी, तो मुझे एक्चुअली वो याद उस टाइम पे, जो मैं खाट पे लेट के सोच रही थी, वो मुझे वहां तक खींच के लेके गई। मैंने कहा जी वाह, आज मैं इस फ्लाइट में बैठी हूँ इस सीट पे, वो भी मेरे गवर्नमेंट के टिकट से। ये लोग तो जी शायद हो सकते हैं जो आसपास बैठे अपने खर्चे करके लेके जा रहे होंगे, बट मैं गवर्नमेंट की तरफ से जा रही हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने। वो जो खुशी थी मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब देखो, जो मैंने सोचा था बचपन में कैसे क्या था, आज मैं बैठी हूँ, आज मैं देख रही हूँ, और मैं अपने घर वालों से शेयर भी करूंगी। तो ये काफी चीजें हैं, काफी फर्क पड़ता है इन चीजों से। इवन जो मेरी फ्रेंड थी, आज वो कहीं है, आज वो कहीं है, बट मुझे लगता है कि मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने बहुत लाइफ जी है। और जी मैंने जो देश का जो झंडा फहरता हुआ जब आप दूसरे देश में देखते हो, मुझे वो मैं खुशी बयान नहीं कर सकती। इवन कोई खिलाड़ी नहीं कर सकता, वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। तो ये चेंजेस मुझे लगता है काफी है। जी 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 बिल्कुल। सीमा जी, समय आपका काफी कीमती है। हम अब अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। दादी जी यदि वहां पर हों तो अपने साथ उन्हें जोड़ लें। तो मैं इस कार्यक्रम का जो अंतिम कुछ वाक्य हैं उनके साथ साझा करूं, आप उन्हें भी अपने साथ ले लें यदि दादी जी जिस प्रकार से आप और आपकी बेटी सीमा जी ने भारत का नाम रोशन किया है, इस कार्यक्रम में आज स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से आप जुड़ी हैं। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कई लोग आपको आने वाले समय में भी सुनेंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं दादी जी कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और आने वाली पीढ़ी को इसी प्रकार से आप अब आपके मुख से थोड़ा सा संदेश लोगों को, महिलाओं को दे। देखो बेटे, संदेश दे रही मैं, सभी सभी लोगों को खुश मस्त रहो, और मेरा सभी को आशीर्वाद है, और अच्छे काम करो, आगे बढ़ते रहो, जी 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 यही मेरी प्रेरणा है। जी 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 दादी जी, मैं स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से राजेश यादव अब आपसे विदा लेता हूं। समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन बहुत जल्द ही आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए प्लेटफॉर्म पर, एक नए मंच पर। लेकिन मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और आपका परिवार हरा भरा रहे। जिस प्रकार से सुख संपदा आपके जीवन में रहे, और आपके माध्यम से कई लोग इस देश के लिए एक प्रबल कीर्तिमान स्थापित करें, नाम रोशन करें, और आपका नाम इस विश्व में अमर रहे। मैं आपसे अब विदा लेता हूं, और सीमा जी को भी नमस्कार करता हूं कि आपके माध्यम से इस कार्यक्रम की जो रचना रची गई उसके लिए, और आप देश का नाम रोशन करें, इसी आशा के साथ मैं राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार। जय जी हिंद। तो जय हिंद बेटे, खुश रहो, मस्त रहो।